मुझे इतने सारे सवालों के अनुरोध आ ही गए कि मैं सीरीज़ को दोबारा से कंटिन्यू कर सकता हूँ। अब बाहर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है और मेरा कैमरा पूरी तरह से फ्राई हो जाता है बाहर धूप में पड़े पड़े, और इसलिए अब से मैं अपनी वीडियोस अपने पड़ोसी के छत पे नहीं बनाऊंगा। क्या तुम्हें लगता था मैं अपनी छत पे बना रहा था? तो सवालों के जवाब देने के लिए तुम लोगों को पता है कि रूल्स क्या हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात, वो वाले सवाल जो मुझसे जोक्स मांग रहे होंगे, मीम्स मांग रहे होंगे, तस्वीरें मांग रहे होंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहे होंगे, उन सारे जवाबों को मैं छोड़ दूंगा। सवालों को छोड़ दूंगा, हो क्या गया है मुझे। वो वाले सवाल जिनमें 18+ कैटेगरी के सवाल पूछे जाएं, उन्हें भी मैं छोड़ दूंगा। वो वाले सवाल जो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होंगे, जिनके जवाब बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से मैं दे सकता हूँ, उनके जवाब मैं डायरेक्टली कोरा पर ही दे दूंगा। एक कोई चौथा पॉइंट भी होता था ना जो मैं बोलता था, चलो कोई बात नहीं, मुझे याद नहीं। तो अब जब सब कुछ कह दिया है, शुरू करते हैं। क्या भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कोरोना को लेकर दिमाग में दहशत फैला दिया है? इसे तो मैं दहशत ही कहूंगा। चीन की वुहान लैब में इबोला, निपाह, सॉर्स और दूसरे घातक वायरसों पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिक अपने माइक्रोस्कोप में एक अजीब सा वायरस देखते हैं। मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा वायरस पहले कभी नहीं देखा गया था। क्या ढोल बजा के बोला, एकदम मस्त। डर लगा तुम्हें? डर लगा तुम्हें? फिर मैं तो सबको हमेशा से यही कहता रहता हूँ कि डीडी न्यूज़ ही देखा करो, क्योंकि एक तो बाकी सारे न्यूज़ चैनल्स की तरह उसमें एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं देने पड़ते हैं, और वो इस तरीके से तो रिपोर्ट करते ही नहीं है। मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि मैं जियान जैसा लग रहा था। लेकिन हाँ, जब से क्वारंटाइन शुरू हुआ है मैंने कभी सोशल मीडिया को देखा तक भी नहीं है। तुम लोगों को पता ही है कि मैं अपने जवाब के एंड में हमेशा 3 ही लिंक्स देता हूँ, एक अपना रेडिट का, एक कोरा का और एक ट्विटर का। रेडिट और ट्विटर सिर्फ अपनी प्रमोशन के लिए देता हूँ, मेनली सिर्फ कोरा ही एक प्लेटफॉर्म है जिससे कि मुझे मतलब है, और ट्विटर का मैं इस्तेमाल करता भी नहीं हूँ। बस तुम लोग मुझे फॉलो कर लो तो मुझे खुशी मिलेगी, इसके अलावा और मेरा कोई काम नहीं है। लेकिन तुम लोगों ने देखा होगा, कहने का मेरा यही मतलब है कि तुम लोगों को ये बात तो पता ही है कि मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता ही नहीं हूँ, इसलिए कोरोना वायरस से मुझे उतना कुछ खास डर वाली चीज़ तो लगती भी नहीं है। जो थोड़े बहुत व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ जाते हैं, रेडिट पे लोग मीम्स बनाते हैं, बस वही एक सोर्स है जिसकी वजह से मुझे कोरोना के बारे में पता भी है। कोरोना को भी कोरा बोल रहा हूँ। भारतीय माता पिता किस तरह बच्चों से गलत अपेक्षाएं रखते हैं? देखो, भारतीय माता पिता जो होते हैं वो सोचते हैं कि उनका बच्चा वो करेगा जो वो बनना चाहते थे। ऐसा वो इसलिए सोचते हैं क्योंकि उनके माँ बाप ने उन्हें वो नहीं बनने दिया जो वो चाहते थे, और उन्हें वो बनाया जो उनसे पहले वाले चाहते थे। और इसलिए जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो चाहेंगे कि उनके जो बच्चे हैं वो करे जो वो खुद चाहते थे करना, और बस इसी तरह से साइकिल चलता रहेगा। समाज से बहिष्कृत करने का अधिकार किसके पास है? इन कारणों के कारण किसी को समाज से बहिष्कृत किया जा सकता है। समाज से बहिष्कृत करने का अधिकार उन लोगों के पास में हो सकता है जिनके पास समाज में कोई अपनी आवाज़ होती हो, जिसकी, अब इस समाज से मेरा मतलब वो नहीं है जो हमारे रेगुलरली लाइफ में मिलता हो, जैसे कि गाँव में सरपंच हो गया, उसकी सब बात मानते हैं। लेकिन जैसे कि अगर कोई एक फ़ैन बेस है तो उनका जिस सेलिब्रिटी के लिए वो फ़ैन बेस है वो अगर बोल दे कि किसी चीज़ का बहिष्कार करो तो वो करेंगे। जिसकी मान लो तुम अगर मेरे फ़ैन हो, मैं तुमसे कहूँगा कि तुम कढ़ी चावल का बहिष्कार करो तो तुम्हें करना पड़ेगा, और अगर कोई नहीं मानेगा तो तुम लोग उसका बहिष्कार करो। और समाज से किन कारणों से बहिष्कार करो डिपेंड करता है कि जो समाज जिन्होंने बनाया है, मतलब जिनके विदिन है, जिसकी मैंने फैन बेस का एग्जांपल दिया उसमें ही, तो उसमें लोगों को क्या क्या चीज़ें एक्सेप्टेबल लगती है और क्या क्या बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं लगती है। जो चीज़ें उन्हें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं लगती है उन्हीं के बारे में वो कहा जाएगा कि इन चीज़ों का बहिष्कार करो। मेरा मतलब उन लोगों का बहिष्कार करो। हो क्या गया है यार मुझे? ऐसी कौन सी वजह है कि कुछ नेता घुसपैठियों को भी भारत में घुसने का समर्थन करते हैं? एक घुसपैठी और साधारण नागरिक में क्या फ़र्क होता है कि एक बाहर से आया होता है, एक उनके अंदर में ही रह रहा होता है, देश के अंदर ही रह रहा होता है। अगर घुसपैठी देश के अंदर में आ जाए, उसे हम वो सारे अधिकार दे दें जो एक साधारण नागरिक को देते हैं, तो पता कैसे चलेगा कि वो घुसपैठी या नहीं है? तो वो एक नॉर्मल नागरिक की तरह हो गया, उसके पास वो सारे हक हो गए जो हमारे पास होने चाहिए थे। अब वो वोट दे सकता है, यहाँ नौकरी कर सकता है, यहाँ रह सकता है, अपनी ज़मीन खरीद सकता है, यहाँ के बाकी लोगों के साथ रह सकता है। तो अब वो एक नॉर्मल इंसान की तरह हो गया जैसे कि हम लोग थे। इसके अलावा अब चूंकि उसे जिस जगह पे वो पहले रहा करता था उधर पे उसे ये सारे अधिकार नहीं थे। उसे बहुत ज़्यादा जैसे कि उत्पीड़ित किया जाता होगा, या फिर
उसे कोई पसंद नहीं करता होगा, वो कोई क्रिमिनल होगा जिसकी वजह से वो पुलिस से भाग रहा होगा, कोई ऐसी बात हुई होगी जिसकी वजह से वो पहले वहाँ पे उतना अच्छे से नहीं रह पा रहा था लेकिन अब रह पा रहा है। तो अब चूंकि उसे ज़्यादा अच्छी लाइफस्टाइल मिल गई है और उसे पता है कि इस नेता की वजह से मैं यहाँ पर आ सका हूँ, तो अब सीधी सी बात है वो उसी नेता को वोट देगा। तो जितने ज़्यादा घुसपैठी होंगे उतने ज़्यादा वोट मिलेंगे उस नेता को, उतना ही ज़्यादा उसके पावर में रहने के लिए प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी और इसी वजह से नेता घुसपैठियों को आने देते हैं। कुछ लोग फ़ोन पर बात करते वक्त बहुत ज़ोर ज़ोर से क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जिससे बात कर रहे होते हैं वो बहुत दूर है और ज़ोर ज़ोर से बोलने पे ही उसे सुनाई देगा। लोग कोरोना को भारतीय संस्कृति से किस प्रकार जोड़ते हैं? ऐसा होता है? भारतीय संस्कृति का कोरोना से क्या है? मुझे तो याद नहीं ऐसा कुछ भी होना। हो सकता है कि कहीं कहा गया होगा कोरोना घर दबा हस्ती, लेकिन मुझे नहीं पता। पश्चिम के अमीर लोग भारतीय अमीरों से कैसे अलग हैं? अमीर हम एग्जैक्टली किसे कहेंगे? बिल गेट्स भी अमीर है, वो अपने पैसों की मदद से फ्री की लाइब्रेरी चला रहा है। इलॉन मस्क भी अमीर है, वो अपनी गाड़ी को स्पेस में फेंक रहा है। जेफ बेजोस भी अमीर है, वो क्या कर रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर कहा जाए तो हाँ, पश्चिमी अमीर और भारतीय अमीर में बहुत बड़ा फर्क होता है। मैंने आज तक कभी किसी भारतीय अमीर को नहीं देखा जो अपने आप को जीनियस बिलियनर प्लेबॉय फिलैंथ्रोपिस्ट कह सके। अगर आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ समय बिताने का मौका मिले तो आप किसे चुनेंगे? मैं चुनूंगा यूजी नाका को। जिन लोगों को नहीं पता, यूजी नाका वो है जिसने सोनिक द हेजहॉग को बनाया है। मैं एक बार उनसे मिल करके सोनिक की अपनी एक फैन स्टोरी उन्हें सुनाना चाहता हूँ। एक फैन फिक्शन जो मैंने तब लिखी थी जब मैं 6th क्लास में था और वो ख़त्म तब हुई थी जब मैं 7th क्लास में था। वो बहुत लंबी थी और बहुत ज़्यादा डिटेल थी। इस वीडियो पर अगर 10 लाइक्स आ गए तो मैं अपनी अगली वीडियो में उस कहानी को सुनाऊंगा। आज इंटरनेट पर आपको क्या नया देखने को मिला? ये सारे सवाल। भारत के 21 दिन के लॉकडाउन का आपके लिए क्या मतलब है? जनवरी की बात है जब मैं बुक फेयर गया था। यहाँ पे जो प्रगति मैदान में हमेशा हर साल एक बुक फेयर लगता है दिल्ली में, तो वहाँ से मैंने लगभग 14 किताबें खरीदी थी और मेरे पास उन्हें कभी पढ़ने के लिए टाइम नहीं था। वो बस खरीद करके बस मेरे पास पड़ी हुई थी। लेकिन अब चूंकि लॉकडाउन हो चुका है इसलिए अब मैं उन्हें शांति से बैठ करके पढ़ सकता हूँ। किस भारतीय फिल्म में सबसे अच्छा VFX इस्तेमाल हुआ है? दरअसल VFX एक ऐसी चीज़ है जो जितनी ज़्यादा अच्छी हो ना उतना ही ज़्यादा उसका लोग जवाब नहीं देंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि VFX इतना अच्छा होता है हमें पता भी नहीं चलता कि वो VFX है। लेकिन वो वाला VFX जिसमें मुझे पता है कि ये VFX है, पर्सनली मुझे बाहुबली सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे कि एंधीरन सबसे ज़्यादा अच्छी है, कोई और रैंडम एग्जांपल लेकर कहेंगे जिसकी लव स्टोरी 2050 या फिर क्रीचर 3D, लेकिन मुझे बाहुबली पसंद है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाकी लोग क्या कहते हैं, एटलीस्ट अभी भर के लिए। इस बात को नोट करके रखना, 2020 तक में बाहुबली सबसे अच्छी फिल्म थी। अब अगर इसके बाद कोई इससे ज़्यादा अच्छी आई तो मैं अपने जवाब को रिकंसिडर करूंगा। क्या बात है जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति में जीवित रखने के लिए अद्वितीय बना देती है? भारतीय संस्कृति के मेरे हिसाब से एक बात है जो मुझे पर्सनली फील होता है, जो कि जिसकी वजह से वो इतने लंबे टाइम तक चल रही है, वो ये है कि वो काफ़ी कस्टमाइजेबल है। क्योंकि जब से हमारी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है, मतलब हुआ होगा कुछ 5000 साल पहले, मैंने अपनी पिछली किसी वीडियो में बोला था कि कितना टाइम पहले से शुरू हुआ था, तब से हमारी इंडस वाली सिविलाइजेशन जब से शुरू हुई है तब से लेकर आज तक हमारी संस्कृति ने कभी अपना रेलेवेंस नहीं खोया है। तब भी वो उतनी ज़्यादा सेंस बनाती थी जितनी आज करती है। वहीं दूसरी तरफ बाकी सारे जो संस्कृतियाँ थी, जैसे कि हम इजिप्शियन को मान ले या फिर आज़टेक को मान ले, आज के टाइम पे मेरे ख्याल से उधर पे ह्यूमन सैक्रिफाइसेस अब पॉसिबल नहीं है। मतलब जिनेवा कन्वेंशंस तो यही कहेंगे कि तुम ह्यूमन सैक्रिफाइस अब नहीं कर सकते हो। काफ़ी सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी, लेकिन तुम लोगों को पता है कि मायन फुटबॉल क्या होता था? पुराने ज़माने में जो मायन एरा था, जिन्होंने मायन कैलेंडर बनाया था, उनके टाइम पे एक फुटबॉल खेला जाता था नारियल के साथ। तो दरअसल शायद से एक्चुअली उन्होंने ही फुटबॉल को इन्वेंट किया था। तो उस टाइम पे जो लोग फुटबॉल खेलते थे उनमें से जो जीत जाती थी टीम, उन सबके गले काट दिए जाते थे, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि जो लोग फुटबॉल खेलते हुए में जीत गए हैं वो लोग अगर उसी टाइम अगर वो मर जाएं तो वो सीधा स्वर्ग में जाएंगे, और जो टीम हारी है उन लोगों को बाकी लोगों की तरह स्ट्रगल करना पड़ेगा स्वर्ग में जाने के लिए। तो बस आज के लिए मैं इस वीडियो को सिर्फ इधर पे ही ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे 12 सवाल आए थे, 12 के 12 मैंने आंसर कर दिए, किसी सवाल को मैंने छोड़ा नहीं। आखिरकार तुम लोग समझ रहे हो कि मुझसे कैसे सवाल पूछने हैं। तो अगले हफ्ते मैं तुम लोगों से मिलूंगा, तब तक के लिए ओका।